जय हिंद स्टूडेंट्स। सेंटेंस अरेंजमेंट पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि बकवास इंग्लिश का यही मूल मंत्र है। बिना बकवास के हमें पढ़ाई पे फोकस करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद सेंटेंस अरेंजमेंट पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन, of the scholars who compose a university, some may be expected to devote an unbroken leisure to learning, their fellows having the advantage of their knowledge from their conversation and and the world perhaps from their writings. ये पहला लाइन फिक्स्ड है और छठा लाइन भी फिक्स्ड है। मतलब पैसेज की शुरुआत पहले लाइन से होगी S1 से, और पैसेज का अंतिम सेंटेंस S6 है। बीच के चार सेंटेंस को आपको सीक्वेंस में अरेंज कर देना है। तो चलिए भाई, ऑफ द स्कॉलर्स हिंदी है वे विद्वान जो यूनिवर्सिटी को बनाते हैं, कुछ एक उनमें से उम्मीद की जाती है कि वे अपने फ्री टाइम, खाली समय, आराम के समय को पढ़ाई में समर्पित करेंगे, ताकि उनके जो साथी हैं उन्हें फ़ायदा मिल सके उनके बातचीत से, उनके ज्ञान से, और दुनिया को शायद उनके लेखनी, लिखावट से फ़ायदा मिल सके, लिखावट से उनको फ़ायदा मिल सके। अब देखिए यहाँ पर भी है, हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की, तो बात यहाँ पे यूनिवर्सिटी की करो। क्यों से वे लोग जो पढ़ने के लिए आते हैं विश्वविद्यालय में, उन्हें यह सबूत देना पड़ता है कि वे बिगिनर केवल नहीं है, बल्कि उनके पास पहले भी कुछ सीखा हुआ है। अब उन्होंने अपने टीचर से कुछ सीखा हुआ है, और उसके बाद उन्हें स्टडी का सिलेबस दिया जाता है। करिकुलम मतलब एक तरह का सिलेबस, जिसके बाद उनका टेस्ट होता है और अंत में उन्हें डिग्री मिलती है। मतलब उसके बाद वो ग्रेजुएट होते हैं। तो क्यू से तो शुरू करोगे ही। अब देखो पी में दूसरे जो होते हैं वो, लेकिन वे खुद को उस विश्वविद्यालय में पढ़ने पढ़ाने में इन्वॉल्व करते हैं, बिजी करते हैं। मतलब कुछ आते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए, दूसरे जो आते हैं वो पढ़ाते भी हैं और साथ साथ उसके पढ़ते भी हैं। फिर अ प्लेस ऑफ लर्निंग विदाउट दिस, बिना इस चीज के जो शिक्षा का जो एक जगह होता है, उसे शायद ही, स्कार्सली मतलब शायद ही, विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। तो अ प्लेस ऑफ लर्निंग विदाउट दिस, विदाउट दिस किसके लिए आया है? विदाउट दिस क्यू वाले सेंटेंस के लिए आया है और पी वाले सेंटेंस के लिए आया है। विदाउट दिस मतलब कुछ वहां पढ़ने आते हैं और कुछ पढ़ाने और पढ़ने दोनों आते हैं। बिना इस चीज के शायद ही किसी को विश्वविद्यालय कह सकते हैं। QPS हो गया। फिर आर देखो, लेकिन फिर से यह कुछ स्पेशल मैनर ऑफ पेडागोगिक इंटरप्राइज। पेडागोजी मतलब क्या होता है? शैक्षणिक विधि, पढ़ाने के जो तरीके होते हैं उसे पेडागोजी कहते हैं। और इंटरप्राइज मतलब होता है कोशिश, प्रयास। तो इसके अलावा कुछ स्पेशल मैनर होते हैं पढ़ाने के, जो एक विश्वविद्यालय को अलग दिखाता है, एक विशेष पहचान दिलाता है। और फिर छठा, 3 क्लासेस ऑफ पर्सन, 3 क्लास लोगों के 3 क्लास होते हैं जो एक विश्वविद्यालय को बनाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। पहला है स्कॉलर मतलब विद्वान। दूसरा वह स्कॉलर जो पढ़ता, टीचर भी है और उसके साथ साथ पढ़ने भी आया है, जो पढ़ाएगा भी और पढ़ाएगा भी। और तीसरा जो है अंडर ग्रेजुएट, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ वहां पे शिक्षा लेने के लिए आया है, अपने ग्रेजुएशन को पूरा करने के लिए आया है। तो थोड़ा सा अजीब है, बट ये मतलब नॉर्मल स्टोरी है। जो विश्वविद्यालय कैसे बनते हैं उस पर ये आपको डिपेंड है। तो आप बना सकते हैं कि क्यों में क्या है, वे लोग जो यूनिवर्सिटी पढ़ने आते हैं वो बिगिनर नहीं होने चाहिए, नौसिखुआ नहीं होने चाहिए। उन्हें पहले का ये दिखाना होगा कि वो कुछ टीचर से पढ़ के आए हैं। फिर उन्हें सिलेबस दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा, बाद में टेस्ट लिया जाएगा और फिर उन्हें डिग्री मिलेगी। और दूसरे जो आते हैं उन्हें पढ़ने और पढ़ाने दोनों में ही इंगेज होना पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर S1, बट लेकिन मिस्टर फोर्ड वॉज नो मीन्स द इन्वेंटर ऑफ मास प्रोडक्शन। लेकिन जो मिस्टर फोर्ड थे वो मास प्रोडक्शन,
मास प्रोडक्शन मतलब जो बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं किसी भी चीज का, उसके वो आविष्कारक नहीं थे। मतलब मिस्टर फोर्ड ने मास प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा जो चीजों का उत्पादन होता था, उसके आविष्कारक नहीं थे। और यह बहुत ही मुश्किल है यह कहना कि कौन उसका मतलब जो है इन्वेंटर था, उसी इन्वेंटर के लिए हु वॉज। और यह बहुत ही मुश्किल है निसंदेह यह बताना कि कौन मास प्रोडक्शन का इन्वेंटर था। अब देखो भाई, पी से होगा तो एक ऑप्शन तो वैसे ही हम एलिमिनेट कर देंगे कि पी में तो बैठ नहीं रहा है, मतलब एस में तो बैठ नहीं रहा है, अब पी से बैठ रहा है। अब दिक्कत है कि पी तीनों ऑप्शन में है, तो आइए देखते हैं, पहले इसको बैठा के देखते हैं क्यों। ब्रिलियंट मैन परफेक्टेड कॉटन जींस एंड लूम्स। और एस कह रहा है when the first large mill for the manufacture of cloth were built, mass production began. फिर आर पहले तो मास प्रोडक्शन शुरू करो, जब सबसे पहला लार्ज बड़ा सा मिल क्लॉथ के लिए बनाया गया था, कपड़े के बनाने के लिए जो बड़ा मिल को बनाया गया था मैन्युफैक्चर के लिए, तब जाके मास प्रोडक्शन की शुरुआत हुई। किसने किया ये नहीं पता, लेकिन जब बड़ा मिल बना था तो उसी से मास प्रोडक्शन की शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद स्टीम इंजन के आविष्कार ने मैन्युफैक्चरर मतलब जो उत्पादक थे उन्हें दिया सस्ता पावर जिसकी उन्हें जरूरत थी, क्योंकि जब बड़ा फैक्ट्री है तो उसमें बिजली की बहुत ज़्यादा खपत होगी, और अगर बिजली महंगा रहेगा तो प्रोडक्शन का फायदा नहीं है क्योंकि दाम बढ़ जाएगा। लेकिन जब स्टीम इंजन का आविष्कार हो गया तो उन्हें सस्ता पावर मिल सका। ठीक है, फिर क्यों। और जो ब्रिलियंट मैन थे, जो तेज दिमाग वाले थे, उन्होंने कॉटन जिन मतलब जो एक तरह का मशीन होता है जिसमें कपास जो होता है, कपास के बीज को अलग करने के लिए जो एक मशीन आता है ना, उसी को हम कहते हैं कॉटन जिन। और लूम मतलब तो कड़घा होता है, हथकड़घा टाइप का जो होता है, हैंडलूम से बना हुआ है। लूम जो गांधी जी भी चरखा चलाते थे, कड़घा, उसी को कहते हैं। तो ब्रिलियंट मैन जो थे वो कपास के बीज को अलग करने वाले मशीन को और बेहतर बना दिया था, और लूम को भी उन्होंने बना दिया था। और जब ह्यूज मशीन, वही जो बड़ा मशीन था, जब उसमें परफॉर्म करने लगा, बहुत तेजी से ऑपरेशन करने लगा, तो इससे क्या हुआ, मास प्रोडक्शन जो है शुरू हो गया था। हाँ जी, दे दीजिए। तो उसके बाद जो आपका मास प्रोडक्शन शुरू हो गया था। तो ये देख के पता चल रहा है कि आपका आंसर तो सी ही होना चाहिए, क्योंकि पी के बाद देख लो एस तो आना ही है, पी के बाद एस यहां भी है और यहां पे भी दिख रहा है। मेन दिक्कत है कि एस के बाद क्या लिखोगे, क्यू लिखोगे या फिर आर लिखोगे। नहीं, पहले स्टीम इंजन का आविष्कार होगा जिससे कि पावर सस्ता हो गया, और उसके बाद जो कॉटन जिन का मशीन थे उससे परफेक्शन लाया गया, और फिर जाके बड़ा लेवल पे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ जिससे मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। चाय पी के पढ़ाने का एक अलग ही मजा है। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द 57 स्टोरी वुलवर्थ टावर इज इन न्यूयॉर्क। मतलब 57 जो स्टोरी मतलब तल्ला का जो एक बिल्डिंग है वुलवर्थ टावर, ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है भाई, और उसी वुलवर्थ टावर जो नाउन है उसके लिए उन्होंने देखो यहाँ पे प्रोनाउन इट का प्रयोग किया है, तो ये आपका S1 के बाद हम क्यू आ सकता है। इट वॉज कंप्लीटेड इन 1912। मतलब उस बिल्डिंग जो वुलवर्थ टावर है उसे 1912 में कंप्लीट किया गया था। फिर भाई, फिर उसी के लिए इट आया है। पहले तो बनेगा, फिर जब बन के तैयार हो गया तो उसके बाद वह बहुत ही फेमस बिल्डिंग बन गया था दुनिया का, क्योंकि उस समय 57 स्टोरी तक तल्ले तक बिल्डिंग हुआ नहीं करते थे।
तो बन के तैयार हुआ 1912 में, और उसके बाद दुनिया में वो एक फेमस बिल्डिंग बन गया। ठीक है, क्यूपी। फिर आर, अमेरिकन को इस जो दिस टॉल स्काई स्कैपर किसके लिए है? वुलवर्थ टावर के लिए। अमेरिकन को उस जो बड़ी बिल्डिंग थी उसमें उन्हें गर्व महसूस होता था, क्योंकि उस समय वो दुनिया का सबसे बड़े बिल्डिंग्स में था। ठीक है, आर भी ठीक दिख रहा है। फिर एस, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगा जब 5 और बिल्डिंग्स वुलवर्थ टावर से ज्यादा लंबी बन गई। वुलवर्थ टावर 57 तक था, 57 स्टोरी, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगा, वुलवर्थ टावर से बड़े बड़े 5 और बिल्डिंग बन गए। ठीक है भाई एस। और जब 5 बिल्डिंग बन गए तो उन पांचों में एक नया विजेता आया। वो कौन है? एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जो 102 तल्ले का बनाया गया। मतलब 5 बने, और उन्हीं पांचों में, उन पांचों बिल्डिंग में नंबर 1 बन गया एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। तो क्यू पी आर एस तो ठीक ही दिख रहा है भाई। थर्ड का आंसर बी। तो ये थोड़ा सा इजी मिला। नेक्स्ट शुरू करते हैं। The art of growing old is one which the passage of time has forced upon my attention. Art of growing old मतलब जो बूढ़ा होने की जो कला है, उसने मेरे ध्यान को उसने मेरे ध्यान को आकर्षित किया है। उसने मेरे ध्यान को आकर्षित किया है। देखते हैं भाई। मानसिक रूप से 2 खतरे हैं जिससे हमें बचने की जरूरत है बुढ़ापे में। तो ग्रोइंग ओल्ड, ओल्ड की बात हो रही है, और यहाँ पे भी ओल्ड एज की बात हो रही है। मानसिक रूप से 2 खतरे हैं जिससे हमें बुढ़ापे में बचने की जरूरत है। 2 खतरे हैं, 2 डेंजर्स। देखो यहाँ 2 डेंजर है और यहाँ पे 1 है। तो जब सेंटेंस अरेंजमेंट में बात होती है तो जब भी 2 3 लिखा हो और जहाँ पे 1 लिखा हो तो 2 3 के ठीक बाद वाला 1 वाला सेंटेंस होता है। वन ऑफ दीज, उनमें से एक खतरा है अनड्यू ऑब्जर्वेशन इन द पास्ट। मतलब बिना मतलब के जो हमेशा हम पास्ट में ही खोए रहते हैं कि मेरा समय ऐसा था, ये था, वो था, ये सब चीजें। ठीक है, आर के बाद पी। फिर देखते हैं। हाँ, हम अपने जो हमेशा जो पास्ट में खोए रहते हैं, तो मेमोरी में ये रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अच्छे दिनों को लेकर जो आपको पश्चाताप हो रहा है, या फिर अपने दोस्तों के बारे में जो दुख हो रहा है, जो डेड है, उनसे कुछ आपको हासिल नहीं होने वाला है। उससे कुछ भी चीज आपको हासिल नहीं होने वाला है। दूसरा, हमारा जो सोच है वो भविष्य की तरफ होना चाहिए और उन सब चीजों के बारे में जिसे अभी किया जाना है। लेकिन यह हमेशा आसान नहीं है, क्योंकि हमारा जो पास्ट होता है उसका वजन हमेशा बढ़ता रहता है। मतलब जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है हम अपने पास्ट के बारे में ही ज्यादा सोचकर परेशान रहते हैं। तो फिर से एक बार देखते हैं। बूढ़े होने की जो बात है उसने मेरे ध्यान को बहुत आकर्षित किया है। मानसिक रूप से बूढ़े होने का जो विचार है उसमें सिर्फ 2 खतरे हैं। पहला खतरा है कि हम बिना मतलब के हमेशा पास्ट में ही खोए रहते हैं, और मेमोरी में रहने का कोई फायदा नहीं है। जो हम अपने अच्छे दिनों को सोच के दुख करते हैं या अपने जो मरे हुए दोस्त उनके बारे में जो सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि ये होना चाहिए कि हमारा जो सोच है वो भविष्य की तरफ केंद्रित होना चाहिए और उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए जिसे अभी हमें करना है। लेकिन हमेशा यह आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं पास्ट का वजन बढ़ता जाता है और हम हमेशा पास्ट में ही जीने लगते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस सुब्रमण्यम, अच्छा कोई लेडी है। मिस सुब्रमण्यम ने एक मद्रास में पेट्रोल पंप की स्थापना की। ठीक है भाई। और मिस सुब्रमण्यम नाउन है, एक महिला है,
उनके लिए देखो यहाँ पे शी दिख रहा है, तो ये S1 के बाद की हो सकता है। शी एडवर्टाइज इन न्यूज़पेपर फॉर वुमेन स्टाफ, उन्होंने न्यूज़पेपर में प्रचार किया कि महिला स्टाफ की जरूरत है। ठीक है भाई, और उस प्रचार का जो रिस्पॉन्स था वो अच्छा था, उस प्रचार का रिस्पॉन्स अच्छा था। तो QS बैठ रहा है, ये रहा QS। फिर P भी देख लेते हैं। टोटल 12 लड़कियां अब पेट्रोल पंप पे काम करती हैं, और R, और उसी देखो 12 गर्ल्स के लिए उन्होंने यहाँ पे प्रोनाउन दे लिखा है। वे जो है 2 शिफ्ट में काम करते हैं, इसीलिए अब ये रिजल्ट आ गया। उन्होंने एक नया तरीका दिखाया है अन्य लोगों को, तो ये भी आसान दिखा। अब क्या है भाई, मिसेस सुब्रमण्यम ने एक पेट्रोल पंप की स्थापना की मद्रास में। उसके लिए उन्होंने लड़कियों के जो स्टाफ के रूप में चाहिए न्यूज़पेपर में प्रचार किया, और उस प्रचार का रिस्पांस अच्छा था। टोटल 12 लड़कियां वहां काम कर रही हैं, और वे लड़कियां वहां पे 2 शिफ्ट में काम करती है। और इस तरह से मिसेस सुब्रमण्यम ने दूसरों को भी राह दिखाया कि महिलाएं भी बहुत तरह के अन्य काम भी कर सकती हैं जो पुरुष भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था 14 नवंबर 1889। ठीक है भाई, अब जब जन्म लेंगे तो उसके बाद सबसे पहले तो पढ़ोगे, तो 1905 में वो पढ़ने के लिए गए, और 1915 में उनकी शादी हो गई। ईयर से बना लो। मतलब इंग्लैंड में पढ़ने गए और 1915 में जाके उनकी शादी हुई, तो QS तो बैठ रहा है। फिर P 15 के बाद देखो 20 आ गया। फिर गांधी जी से वो मिले थे फरवरी 1920 में, QSP। फिर R, और वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे 15 अगस्त 1947। तो सिर्फ आप अपना डेट को भी ठीक कर लो, पहले 89 आएगा, फिर 1905 आएगा, फिर 1915 आएगा, फिर 1947 आएगा, तो QSPR, और फिर जाके 1964 आएगा। तो बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें सिर्फ अगर आप ईयर को भी सीक्वेंस में बैठा लोगे तो वो आंसर आ जाएगा। जन्म हुआ 1889 में, 1889 में। 1905 में इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए, 1915 में शादी हुई, 1920 में गांधी जी से मिले, 1947 में प्रथम प्रधानमंत्री बने, और 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए नेक्स्ट। द मदर टंग इज द ट्रू वैकिल ऑफ मदर विट। मातृभाषा जो होती है, मातृभाषा जो होती है वो हमारी बुद्धिमानी का सबसे मुख्य चीज होता है। मदर टंग हमारे बुद्धिमानी का सबसे मुख्य चीज होता है। ठीक है भाई, हम पूरे पैसेज में बात कर रहे हैं मदर टंग की, मतलब थीम है, टोन है आपका, मतलब थीम है मदर टंग। ठीक है, वर्नैकुलर मतलब ही मदर टंग होता है भाई। मदर टंग मातृभाषा, वर्नैकुलर मतलब ही मातृभाषा। इट इज थ्रू वर्नैकुलर that the new conception of mind should press their way to birth in speech. ठीक है, उसी मदर टंग की बात यहाँ पे हो रही है, तो हो सकता है। फिर लेकिन इट इज थ्रू द वर्नैकुलर मदर टंग, जिसे और बेहतर कर दिया जाए, कमजोर ना किया जाए, स्कॉलरशिप विद्वानी के द्वारा एंड टेस्ट के द्वारा, जो नया कंसेप्ट जो माइंड का, वो जो बर्थ ऑफ स्पीच के साथ शुरू होता है, नया कंसेप्ट के साथ शुरू होता है। ठीक है, तो ये तो बैठ रहा है कि P से बैठा सकते हैं। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ P, और
चलो भाई, पी के मैं बार बार बोल रहा हूँ और सेंटेंस पढ़ रहा हूँ क्यों, तो ठीक है। ठीक, स्पीड से देखते हैं। मदर टंग ही हमारे बुद्धिमानी का एक मेन मीडियम होता है। फिर पी, अनदर मीडियम, उसी वकील को ही हम मीडियम कहते हैं। वकील का सिनोनिम यहाँ पे मीडियम है। एक और जो माध्यम ऑफ स्पीच जो होता है, उससे हमारे नए आइडियाज, नए नए करंट आइडियाज आते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब और जो बोलने के जो माध्यम है, उससे नए नए आइडियाज आते हैं, लेकिन जो मातृभाषा होती है, लेकिन जो मातृभाषा होती है, कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मातृभाषा होती है वह एक तरह का एयर है, हवा है, जिसमें एक व्यक्ति का जन्म होता है। क्योंकि जब आप जन्म लेते हैं तो किस भाषा में बात करोगे? जब बच्चा छोटा रहता है, 2 3 4 5 साल तक, वो अपने मदर टंग में ही बात करता है। तो जब इंसान की जन्म होता है तो वो उस हवा में जन्म लेता है जिसमें उसकी मातृभाषा घुली मिली रहती है, ठीक है। और मातृभाषा के थ्रू ही हम जो है नए नए माइंड के कंसेप्ट को बर्थ ऑफ स्पीच में जोड़ सकते हैं। बहुत अच्छा। और ये लगभग सभी जगह सच है, सार्वभौमिक सत्य है, कुछ केसेस को छोड़कर, जनरल रूल को, कुछ केसेस को छोड़कर, ठीक है भाई। तो PRQS बैठ रहा है, हाँ, क्योंकि कुछ केसेस को छोड़कर, एक्सेप्ट इन, तो ये तो लास्ट में आएगा क्योंकि अलग बात हो गई, ये एक अलग पैसेज बोल रहा है। तो देखो फिर से बात करते हैं। मदर टंग बुद्धिमानी को ले जाने का, एक बुद्धिमानी को आगे बढ़ाने का एक सबसे अच्छा माध्यम होता है। और एक और माध्यम जो स्पीच का होगा, वो नए नए आइडियाज को लेके आता है। लेकिन मातृभाषा ही वो हवा है जिसमें हमारा जन्म होता है, ठीक है। फिर क्यों? और उसी मातृभाषा के थ्रू हम नए नए कंसेप्ट ऑफ माइंड को अपने बर्थ ऑफ स्पीच में डाल सकते हैं, भाषा में डाल सकते हैं, क्योंकि मातृभाषा के थ्रू ही हम अपने स्पीच में, वक्तव्य में नए नए सोच विचार को डाल सकते हैं। और यह लगभग सभी जगह सार्वभौमिक सत्य है, कुछ एक चीजों को छोड़कर। तो एक जो मनुष्य का जो मातृभाषा होती है, वो उसका छाया, मतलब उसकी, मतलब जो उसका प्रतिबिंब होता है, जो उसके व्यक्तित्व से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब मातृभाषा हमारा एक शैडो है जिसे हमसे अलग नहीं किया जा सकता। तो पहला ही बैठ रहा है भाई। नेक्स्ट आइए। वी आर लिविंग इन एन एज इन विच टेक्नोलॉजी हैज सडनली एनिहिलेटेड डिस्टेंस। हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां पर टेक्नोलॉजी ने दूरी को खत्म कर दिया। एनिहिलेट मतलब खत्म कर देना, नष्ट कर देना। हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां पर टेक्नोलॉजी ने दूरी को खत्म कर दिया। तो जब दूरी खत्म हो जाएगी तो सभी लोग क्या होंगे? एक दूसरे के पड़ोसी बन जाएंगे। तो अब हम फिजिकली एक दूसरे के पड़ोसी बन गए। जब दूरी खत्म हो गई तो हम क्या होंगे? एक दूसरे के पड़ोसी बन गए। जैसे कि सोशल मीडिया है, फेसबुक है, अमेरिका का आदमी भी हमसे जुड़ा हुआ है। तो टेक्नोलॉजी ने हमारे बीच की दूरी को खत्म कर दिया है और हम एक दूसरे के अब नेबर बन गए हैं। लेकिन मानसिक रूप से हम अभी भी एक दूसरे से अनजान हैं। लेकिन मानसिक रूप से हम अभी भी एक दूसरे से अनजान है, क्योंकि क्यों तो देखो एक ही में दिख रहा है। हम अपने वैरायटी को लेकर कभी भी उतने जागरूक नहीं रहे जितना कि अब हम हैं। हम अपने प्रजाति, हम अपने लोगों के लिए, अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति उतने पहले जागरूक नहीं थे जितना कि अभी हैं, ठीक है। फिर आर, तो हम कैसे अब रिएक्ट करेंगे? अब देखो, आर नंबर जो सेंटेंस है इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, हम कैसे रिएक्ट करेंगे। और जो पी नंबर सेंटेंस देखो चालू हुआ है, ये जो पी नंबर सेंटेंस है इसमें ये आंसर दे रहा है।
तो क्वेश्चन का ही आंसर होता है। कैसे हम प्रतिक्रिया देंगे? क्या हम अपने वैरायटी के प्रति कॉन्शियस रहेंगे और दूसरों से डरेंगे और एक दूसरे से नफरत करेंगे? कैसा रिएक्ट करेंगे? क्या हम एक दूसरे के प्रति कॉन्शियस रहेंगे, डरेंगे, या एक दूसरे से नफरत करेंगे? तो हम क्वेश्चन में ही उत्तर दे रहे हैं अगले वाले में। तो ठीक ही तो है, आर के बाद पी बैठ रहा है। और अगर हम एक दूसरे से नफरत करेंगे तो हम अपने आप के बर्बादी का ही स्वयं बनेंगे कारण, और हम एक दूसरे को नष्ट कर डालेंगे। अगर हम एक दूसरे से नफरत करेंगे तो हम एक दूसरे को डूम, मतलब विनाश, डूम का अर्थ होता है विनाश। तो अगर हम एक दूसरे से नफरत करेंगे और डरेंगे तो हम स्वयं ही अपना विनाश लेके आ जाएंगे। तो बैठ रहा है बहुत सारा। फिर से हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहां पे टेक्नोलॉजी ने दूरी को खत्म कर दिया है। अब फिजिकली हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन मेंटली, साइकोलॉजिकली हम एक दूसरे से अनजान हैं। हम कभी भी अपने प्रजाति के बारे में उतना ज्यादा जागरूक नहीं रहे जितना कि वर्तमान में है। और कैसे हम रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से? क्या हम एक दूसरे से डरेंगे? क्या हम एक दूसरे से नफरत करेंगे? ठीक है भाई, पी में हो गया। और अगर हम एक दूसरे से डरेंगे और नफरत करेंगे तो हम अपनी बर्बादी को स्वयं लेके आ जाएंगे। तो सी बैठ रहा है। नेक्स्ट चलिए, नंबर 9, वाई देन डू शार्क अटैक? क्यों तब शार्क हमला करती है? क्यों हमला करती है भाई? मर्की वाटर, अंधेरे में, पानी के नीचे जो अंधेरा होता है, मर्किंग मतलब डार्क, मर्की मतलब डार्क, धुंधला, अस्पष्ट। अंधेरे पानी में हो सकता है कि शार्क हमें कुछ और चीज समझ के गलतफहमी में हम पे हमला कर देती है, हो सकता है। और इकलौता तरीका जिससे शार्क आपको चेतावनी दे सकता है वो अपने माउथ और टीथ से, कहना है बाल्ड्रिज जो एक विशेषज्ञ है। इकलौता तरीका जिससे शार्क आपको चेतावनी दे सकता है वो उसके है दांत या फिर मुंह जो है, क्योंकि और शार्क के पास कोई ज्यादा चीज हमला करने के लिए नहीं होता है। तो वो सिर्फ वार्निंग देता है और हमें लगता है कि शार्क ने हमें हमला कर दिया। ठीक है भाई। स्नोर्क बम्प्स, स्नोर्क मतलब होता है तेज आवाज जो नहीं निकालते हैं शार्क, वो। और बम्प मतलब जो तेजी से जो पटकने की आवाज है, कस के जो हिट करते हैं उसे बम्प्स कहते हैं। बम्प मतलब कस के हिट करना। नहीं होता शार्क उर्क जो है कस के अपने फिन, उसके जो पंख मतलब जो डैने होते हैं उसके, जिसे वो तैरने का काम करती है, उसके कस को पटकती है, एक चेतावनी देने का है उसका। और स्नोर मतलब जो आवाज करना, वो जो है। और ओपन माउथ है स्लैशिंग, और मुंह खोलकर वो जो काटती है, स्लैश मतलब काटना भी होता है। वही तरीके हैं उसके, ताकि वो आपको डरा के भगा दे वहां से। मतलब तेज आवाज निकाल के कस के पानी को हिट करती है और काटती है, ताकि वही एक तरीका उसके पास है ताकि आपको वो डरा के आपको वहां से भगा दे। ठीक है। लेकिन जो सबसे एग्जैक्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि वे अपने विक्टिम, मतलब जो पीड़ित है, उसे वो डर समझते हैं। मतलब जो इस व्यक्ति पे हमला करते हैं वो ये मान के चलते हैं कि वो व्यक्ति उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला है। इससे बचने के लिए उस व्यक्ति पे हमला करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो, जैसे कि सांप है, सांप तभी काटता है जब हम गलती से हम उस पर पाँव रख दें, या फिर उसे डर लगता है कि कहीं ये व्यक्ति हम पे हमला ना करे, इसलिए वो काटते हैं, अन्यथा सांप हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक यही चीज शार्क के लिए है। शार्क हमें मान लेते हैं कि वो, हम उनके लिए खतरा है, इसलिए वो हम पे हमला करते हैं अपने आत्मरक्षा के लिए। तो ये भी बैठ रहा है भाई। और इस तरह का जो हमला होता है वो होता है किसके द्वारा होता है, किसके होता है? स्विमर के ऊपर, जो बिना किसी दिमाग के, वो शार्क जब मीटिंग करते हैं प्रजनन के समय में उसमें बाधा डालते हैं, या फिर शार्क के इलाके में घुसपैठ कर जाते हैं,
और शार्क को वहां से भागने का रास्ता नहीं मिलता, तब जाके वो उन स्विमर या उन लोगों पे हमला करते हैं। क्योंकि मान लो शार्क इस एरिया में रह रहा है, उनके प्रजनन का समय है, अगर उस समय कोई स्विमर वहां पे तैर के जाएगा तो क्या होगा, शार्क डर जाएंगे और उन्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, और तब वो जाके उस पर हमला करते हैं। तो यहाँ भी सी ही बैठ रहा है भाई। आओ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 10 नंबर। लाइफ इज हजार्डस, हजार्डस मतलब डेंजरस। जीवन बहुत ही खतरनाक होता है। कैसे खतरनाक होते हैं भाई? क्योंकि बहुत सारे जानवरों को मार दिया जाता है और खा लिया जाता है दूसरे जानवरों के द्वारा। तो अब डेंजरस क्या है? किल ही तो डेंजर हो गया ना। बहुत सारे जानवरों को मार के खा लिया जाता है दूसरे जानवरों के द्वारा। और बहुत सारे जो शिकारी है, प्रीडेटर मतलब शिकारी, वो भूख से मर जाते हैं क्योंकि वो शिकार नहीं कर पाते हैं। ये भी बैठ रहा है। फिर शिकारियों ने अपने आप को ढाल लिया है ताकि वो स्वयं को सक्षम बना सके, वो ताकि अपने शिकार को पकड़ के मार सके। ठीक है। और शिकार ने भी अपने आप को ढाल लिया है। देखो अडेप्ट यहां भी है और यहां भी अडेप्टेशन। तो ये दोनों तो एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, क्योंकि जनरली जब कोई शब्द एक दूसरे से रिपीट होता है तो चांसेस है कि वो एक दूसरे के पास रहेंगे। शिकारियों ने अपने आप को ढाल लिया है ताकि शिकार को पकड़ के मार सके, और जो शिकार है, प्रे मतलब शिकार, उन्होंने भी अपने आप को ढाल लिया है ताकि वो अपने को खाए जाने से बच सके। ठीक है भाई। और यही जो पॉइंट होता है आर्म रेस, एक तरह का जो प्रतियोगिता है, जो इसमें नए नए तरीके, एलेबोरेट मतलब डिटेल तरीके बनाए जाते हैं और उसको सामना करने के लिए उसके विपरीत स्ट्रेटजी बनाई जाती है ताकि शिकारी अटैक कर सके और जो शिकार है वो अपने आप को बचा सके। मतलब हमेशा वो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं ताकि कोई हमला कर सके, और बचने वाला भी हमेशा बचने का टेक्निक अपनाता रहता है। तो यहाँ भी सिंह बैठ रहा है भाई। तो देखो फिर से सुनो, जीवन बहुत खतरनाक है। बहुत सारे मछली मारे जाते हैं और खा लिए जाते हैं अन्य मछलियों के द्वारा, और बहुत सारे प्रेडेटर शिकारी भूख से मर जाते हैं क्योंकि वो शिकार नहीं कर पाते हैं, और शिकारी भी अपने आप को ढाल लेते हैं ताकि वो शिकार करके मार के खा सके, और जो शिकार है वो भी अपने आप को ढाल लेता है ताकि बच सके। और इसी तरह से बार बार स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं। शिकारी नए नए तरीके अपनाता है शिकार करने का, और जो शिकार है, जो बचने वाला जानवर है, वो भी हमेशा बचने के नए नए तरीके खोजता रहता है। मतलब इसी को आप कह सकते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब जिसमें दम है, जो फिट है वही बचेगा, कमजोर तो खत्म हो ही जाएंगे। और यही चीज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का PQRS फिर से आपको समझ आया होगा। 10-10 करके ऐसे डेली आपको PQRS मिलता रहेगा, और बहुत ही जल्द 4 से 5 दिनों के अंदर अब एक क्लास 1 घंटे की होगी, उसमें 10 या 5 PQRS, एक पैसेज, एक क्लोज टेस्ट एक साथ लेके हम कंप्रिहेंशन सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। फिलहाल PQRS स्टार्ट हो चुकी है, इसी पे फोकस करो और बार बार इसे करते रहो। और इसका PDF आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बकवास इंग्लिश का, उसे ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे सारे PDF आपको वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो यही रुकते हैं। जय हिंद, टेक केयर।